स्टेप 3, कैलकुलेट रेट ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। बात यह है कि मेरी ये जो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी है प्रॉफिट के नुकसान की। तो अब मुझे एक ऐसी रेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी ताकि मैं ये निकाल सकूं कि अगर मेरी इतनी सेल का नुकसान हुआ है तो उस पर मुझे इतने प्रॉफिट का नुकसान हुआ होगा। आप समझना ध्यान से, मेरी ये जो पॉलिसी है ये प्रॉफिट के नुकसान को लेकर है, और आपको ये पता है कि प्रॉफिट निकाला जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो मैंने सेल्स का नुकसान तो निकाल लिया स्टेप 2 में कि मेरे इंडेमिनिटी पीरियड में क्या सेल का नुकसान हुआ, लेकिन ये पॉलिसी सेल के क्लेम की पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी है उस सेल पर होने वाले प्रॉफिट के नुकसान की। देखिए, थ्योरेटिकली टेक्स्ट बुक्स में, इन आवर स्टडी मटेरियल एंड एवरीवेयर, इसे बोला जाता है जीपी रेशो, बट एक्चुअली में ये जीपी रेशो नहीं होता है। टेक्निकल टर्म्स में इसे ये जीपी रेशो बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये केवल एक रेट ऑफ प्रॉफिट होती है जो हमें निकालनी है। पहले मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसकी पूरी बात को डिफाइन करूंगा कि एक्चुअली में मैं क्या कहना चाह रहा था। सुनना, रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालूंगा। देखो, रेट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ previous financial year, net profit of previous financial year plus insured standing charges। ये इंश्योरेंस क्लेम चल रहा है आज जी, उसमें हम पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्लेम। तो आइएगा, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ previous financial year, sales of previous financial year into 100, sale of previous financial year into 100। एक बात आप मुझे थोड़ा सोच के बताना, मुझे बताओ, अगर मुझे मेरे प्रॉफिट का नुकसान हुआ है तो वो प्रॉफिट आप जीपी मानते हो या नेट प्रॉफिट मानते हो? नेट प्रॉफिट किसे बोला जाता है, प्रॉफिट किसे बोला जाता है, जीपी को कि नेट प्रॉफिट को? नेट प्रॉफिट। भाई मेरे हिसाब से ये चीज सबके दिमाग में क्लियर होगी। प्रॉफिट आवर मींस, प्रॉफिट हियर मींस इज नेट प्रॉफिट, लेकिन इसको हम जीपी रेशो नाम देते हैं। देखो, टेक्निकली नाम गलत है, मैं जीपी का प्रॉफिट रेट नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस कंपनी मेरे नेट प्रॉफिट का क्लेम देती है।
जीपी का क्लेम थोड़ी देगी मुझे। लेकिन इस स्टेप को बोला यही गया कि जीपी रेशो निकालो, हालांकि इसकी सही भाषा होनी चाहिए थी रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकालूंगा, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। बोले सर जी अगर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है तो उसमें ये कौन सी नई चिड़िया आ गई, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। पहले मैं इस बात को कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये बात सिखाऊंगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। लीजिए ये मेरे पास एक रेट आ गई, इसमें प्लस ऑब्लिक माइनस करूंगा, एनी एक्सपेक्टेड इंक्रीज और डिक्रीज। इन जीपी रेट, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन में ये जीपी का ही इंक्रीज डिक्रीज देगा, इसीलिए इसको जीपी रेशो नाम दे दिया मैंने या जीपी रेट नाम दे दिया। ये लीजिए ये मेरे पास आ गई एडजस्टेड रेट। सर एक मिनट रुकना, लिख रहे। एडजस्टेड रेट आ गई, ये मेरी एडजस्टेड रेट आ गई। देखिएगा अब थोड़ा सा है ना, ये फॉर्मूला लिख लिया, अब इसको समझना है आपको, तो अब आप थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करेंगे और इस स्टेप को समझेंगे। देखो क्या होता है, ये मेरा बिजनेस है, अच्छा मैंने यहां जो टर्म यूज की है ना स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड चार्जेस, यानी अगर ऐसे कोई चार्जेस मेरे बिजनेस में हैं जो चाहे मेरा बिजनेस रन हो या ना हो, ध्यान से सुनना, चाहे मेरा बिजनेस रन हो या ना हो मुझे वो खर्चे करने ही करने पड़ेंगे, इन्हें बोला जाता है स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स्ड चार्जेस। देखो क्या होता है, ये मेरी शॉप है और मेरी शॉप में मैंने क्या क्या कर रखा है वो सुनना। मैंने क्या कर रखा है, यहां पर मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक लोन लिया था 10% रेट पर, ₹4 लाख का। मैंने अपनी शॉप में एम्प्लॉइज जो लगा रखे हैं उसमें 4 एम्प्लॉइज जो हैं वो है परमानेंट। परमानेंट समझते हो? हाँ सर, की काम चले चले उन्हें सैलरी तो देनी है। हाँ, जैसे अगर आप देखते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो बाघा और नट्टू का कोरोना में जेठालाल की दुकान बंद थी पर उसने उनको सैलरी दी ना, काम नहीं हुआ लेकिन सैलरी दी थी उसने। देखते हो आप तारक मेहता? यस सर। यस सर। तो जो नट्टू काका और बाघा है वो परमानेंट स्टाफ है कि नहीं है? यस सर। यस सर। वो है परमानेंट स्टाफ। ठीक है, अब उसने जेठालाल ने लोन भी ले रखा है, तो बताओ अगर मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या खुदा ना खास्ता आग लग गई बिजनेस ठप हो गया, तो भी क्या मुझे लोन का ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर। देना पड़ेगा। आ जाओ, उसके वहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा हुआ था। ठीक है, समझना ध्यान से। अब
उसने क्या कर रखा था, शॉप के साथ साथ एक गोडाउन किराए पर ले रखा है, गोडाउन रेंट। बताओ, अगर बिजनेस चले ना चले, आग लग गई शॉप में, क्या गोडाउन का रेंट जाएगा ही जाएगा? यस सर। आओ, तो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है वो क्या बोलती है कि हम प्रॉफिट के साथ साथ आपको एक बेनिफिट और देंगे अगर आप अपने स्टैंडिंग चार्जेस का भी इंश्योरेंस करवा लेते हो। यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कवर्स नॉट ओनली लॉस ऑफ प्रॉफिट बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस। क्यों? आग लगी तो प्रॉफिट जो कमा सकते थे उसका नुकसान तो हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि प्रॉफिट निकालते समय आपने स्टैंडिंग चार्जेस को भी लेस करके ही प्रॉफिट निकाला होगा? आप मानते हो जब आप यस सर। पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो क्या पीएनएल अकाउंट में सैलरी, गोडाउन रेंट और जाएगा इंटरेस्ट, क्या ये सब लिखा होगा? नहीं लिखा होगा? लिखा होगा सर। लिखा होगा। और अब सुनना ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आप अगर यहां पर ये इंश्योर्ड नहीं जोड़ते तो आपने एक नेट प्रॉफिट की रेट निकाली होती, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। लेकिन आपका ये जो नेट प्रॉफिट था ये आपके चार्जेस के बाद का नेट प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपने इनका क्लेम नहीं लिया, समझना, इनका इंश्योरेंस नहीं किया, तो जानते हो आपको जितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ, जब आपको वो पैसा मिलेगा उसमें से आपको ये खर्चे तो अभी देने पड़ेंगे ही ना वापस। ऐसे समझ नहीं आएगा ये। सर काय का इंश्योरेंस नहीं लिया हमने? रुको रुको रुको, मैंने क्या किया, अपना पीएनएल बनाता हूं मैं, इसको ही समझना है बस, यही स्टेप है जो थोड़ा समझने वाली है आपकी, फिर कुछ नहीं है इसके बाद इनकी स्टेप्स में। मैंने, बताओ, यहां पर सबसे पहले 2 एक्सपेंसेस लिखे होंगे क्या सारे? ये मेरा हाँ यहाँ, सर। ये मेरा बाय जीपी है। अब इन एक्सपेंसेस के बाद मैंने यहां लिखा होगा 2 इंटरेस्ट, 2 सैलरी और 2 रेंट। तब मेरे पास आया होगा 2 नेट प्रॉफिट। बोलो यहां तक समझ आया? मैं हाँ फिर कह सर। रहा हूं, पूरे कंसंट्रेशन से सुनना, तो मैं लॉजिक बता रहा हूं। हालांकि देखो मैं आपको फिर पहले बता चुका हूं, मैं आपको केवल ये भी बोल सकता हूं स्टेप 3 में एक जीपी रेशो निकाल दो, बोले इस फॉर्मूले को लगाकर। प्रैक्टिकली क्वेश्चन में आपको यही करना है, बट मैं चाहता हूं थोड़ा समझो तो सही कि ये किया क्या था मैंने एक्चुअल में। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ, मान लेते हैं मेरा ये नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, मेरा ये नेट प्रॉफिट जो आया वो नेट प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए, और मेरी ओरिजिनल जो सेल्स थी वो 10 लाख रुपए थी। बताओ मेरा प्रॉफिट का रेशो कितना आ गया? 10%। क्या यहां तक बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मेरा नेट प्रॉफिट 10% होता है। अब जिस पर्टिकुलर पीरियड में आग लगी, ध्यान से सुनो बिल्कुल, आग लगी, तो आग लगने वाले पीरियड में मेरी शॉर्ट सेल्स आई 90,000, तो मेरे नेट प्रॉफिट का नुकसान आ गया 9,000। बोलो यहां तक क्लियर? 10% अगर मैं प्रॉफिट कमाता हूं, तो अगर मैंने 90,000 की सेल का नुकसान उठाया तो 9,000 के प्रॉफिट का नुकसान उठाया कि नहीं उठाया? हाँ। और साथ ही साथ मान लो मुझे ये सारे खर्चे मिलाकर 6,000 रुपए करने पड़ते हैं। एक बार मैंने बहुत छोटा अमाउंट ले लिया। बताओ, अब अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा कि तुम मुझे 9,000 दो,
लेकिन इसमें से तो मुझे अभी 6,000 रुपए तो पे करने ही पड़ेंगे ना। हाँ सर। तो क्या मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम मिल गया मुझे? नहीं सर, 3,000 ही तो मिला, अभी नहीं मिला ही क्लेम, ये तो मामला ही सारा गड़बड़ हो गया। आप समझो, मेरा ये नेट प्रॉफिट क्या इन स्टैंडिंग चार्जेस को लेस करने के बाद निकाला था क्या मैंने? नहीं। नहीं। क्या अभी 1,00,000 रुपए जो निकाला, क्या ये इन खर्चों को चार्ज करने के बाद निकाला? हाँ। निकाला। लेकिन अगर मैं इसमें स्टैंडिंग चार्जेस का क्लेम कवर न करूं तो जानते हो मेरे को 9,000 रुपए का क्लेम तो नहीं मिल सकता। यानी इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लेम मिलना चाहिए 15,000 रुपए का, ताकि आप उसमें से 6,000 रुपए तो अपने फिक्स्ड खर्चे उठा सको, और 9,000 जो आपका प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो आपके पास रह जाए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आपके लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम दो बातें कवर करते हैं। एक, जो आप नेट प्रॉफिट कमाते हो, और दूसरा, जो आपके स्टैंडिंग चार्जेस हैं अगर उनका भी इंश्योरेंस करवाओ। करवाना पड़ेगा इंश्योरेंस मुझे, ऐसा थोड़ी है कि बिना इंश्योरेंस करवाए पॉलिसी मुझे पैसा दे देगी। उन खर्चों को बोला गया इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो रूल क्या बना वो सुनना। जब आप प्रॉफिट की रेट निकाल रहे हो सेल्स पर, उस रेट में दो बातों का इंश्योरेंस कवर होता है। एक प्रॉफिट का इंश्योरेंस और एक इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस। क्योंकि अगर मैं इसका इंश्योरेंस नहीं करवाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मैं अपने नेट प्रॉफिट को तो अचीव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितना क्लेम मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी उसमें से मुझे स्टैंडिंग चार्जेस भी तो पे करने पड़ जाएंगे। लेकिन इट मस्ट बी नेसेसरी कि आपने अपने स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस करवाया हो। अगर आपने इंश्योरेंस ही नहीं करवाया तो फिर वो गलती आपकी है। फिर वो गलती सर मतलब ये कंपलसरी होता है क्या लेना इसका इंश्योर्ड करवाऊंगा ही स्टैंडिंग ना चार्ज? मैं, खुद सोचो ना आप। कंपलसरी वाली बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता क्या हूं कि मैं जो प्रॉफिट कमाता वो मुझे अब भी मिलता रहे अगर मेरे बिजनेस में आग लग जाए। यस सर। इस पॉलिसी को लेने का ऑब्जेक्ट सोचो सबसे पहले। इस पॉलिसी को लेने का ऑब्जेक्ट है, अगर बिजनेस में आग न लगती तो मैं कुछ प्रॉफिट कमाता, यस सर। और वो प्रॉफिट मुझे मिलता रहे, ये मैं चाहता हूं। अब सोचो, अगर आपने केवल प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट तो दे देगी, लेकिन उसमें से आपको स्टैंडिंग चार्जेस तो पे करने पड़ गए, तो आपके पास बचा कहां प्रॉफिट? हाँ। इसलिए रूल बन गया। देखो, मैं प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहा हूं, मेरे एग्जाम के क्वेश्चन में तो मुझे बताएगा कि स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड हैं या नहीं है, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाओ। प्रैक्टिकली अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे मेरे प्रॉफिट का क्लेम मिल जाए, तो प्रॉफिट में मुझे अपने फिक्स्ड खर्चों को जोड़कर इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ताकि जब मुझे क्लेम अमाउंट मिले उसमें मैं इंश्योर्ड वालों को उनका पैसा दे दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास नेट प्रॉफिट बच गया कि नहीं बच गया? बच जाए। बस मैं यही तो चाहता हूं कि मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाए। इस पूरी कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट एक ही तो है कि मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाए, वो प्रॉफिट जिसका मुझे नुकसान हो गया। इसलिए इस स्टेप में एक नई बात जुड़ गई जिसको नाम दिया गया इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यानी अब ये एक तरह से जीपी रेट नहीं हुई, ये जीपी रेशो नहीं हुआ, बट आप जहां पर भी पढ़ोगे ना, चाहे क्वेश्चन चाहे मॉड्यूल स्कैनर, वो इसको हर बार जीपी रेशो ही लिखते हैं। तो मैंने भी टेक्निकली उसका नाम लिख दिया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया एक्चुअली में ये जीपी नहीं है। एक्चुअली में ये सिर्फ एक चीज है, जो नेट प्रॉफिट मैं कमा सकता था प्लस जो स्टैंडिंग चार्जेस आग लगने के बाद भी मुझे देने पड़ेंगे, मैंने उनकी सेल्स पर एक रेट निकाल ली, ताकि एटलीस्ट मुझे इतने का क्लेम तो मिल जाए, बताओ, क्या अब थोड़ा बहुत दिमाग में गई स्टेप नंबर 3? यस सर। और
थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो आपको तो है ना बस ये एक रेशो, एक फॉर्मूला लगाना है, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इनटू 100। ये वो प्रॉफिट की रेट आएगी जिसका आपको क्लेम मिलेगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट का क्लेम भी जुड़ गया और स्टैंडिंग चार्जेस का क्लेम भी जुड़ गया। और अगर आपको लगता है कि पास्ट ईयर्स में हमेशा ऐसा होता है, हर साल आपकी प्रॉफिट की रेट कुछ बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो उसको भी एडजस्ट किया जाएगा और आपके पास एडजस्टेड रेट आ जाएगी कि आपको इस बार इस रेट से क्लेम मिलेगा। लीजिए, दिस इज अवर स्टेप नंबर 3। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखो नोट डाल के। Standing charges means fixed expenses. Standing charges means fixed expenses of business. Standing charges means fixed expenses of business which has to incur whether business is continue or not. Loss of profit policy. Loss of profit policy normally, loss of profit policy normally covers loss of net profit and standing charges. And standing charges. ये लीजिए। सर इंश्योर्ड आएंगे ना, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, क्या बोल रहे हो? इंश्योर्ड स्टैंडिंग बिल्कुल चार्जेस आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे। मैं तो ये बोल रहा हूं नॉर्मली सारे स्टैंडिंग को कवर करता है वो। अगर आपने नहीं करवाया इंश्योरेंस तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। अभी आगे लिख रहे हैं अपन, लिखो स्टैंडिंग चार्जेस कैन only be considered if these are insured। ठीक है, वैसे दोनों को कवर करेगा। अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है ना, वो दो चीजों को कवर करती है जनरली, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट को और स्टैंडिंग चार्जेस को। लेकिन स्टैंडिंग चार्जेस को तभी कंसीडर करोगे जब वो क्या होंगे, इंश्योर्ड।
अगर इंश्योर्ड हैं तो उनको भी हम क्लेम में ले लेंगे, नहीं है तो उनको बिना लिए रेट निकालोगे। लेकिन रेट निकालनी पड़ेगी ताकि आप ये पता लगा सको कि हमारे पिछले साल इस सेल पर हमने इन चीजों को अगर कवर किया होता तो इतनी रेट से हमें क्लेम मिलता। तो अब अगर आज मुझे नुकसान हो गया तो मैं उस नुकसान का अमाउंट निकाल सकता हूं। आओ, तो अब मेरे पास स्टेप नंबर 4 आ जाएगी, विच इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। यानी मैं लिख लॉस ऑफ प्रॉफिट रहा हूं, बट लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्योंकि मैंने रेट निकालने में उसी को काम में लिया था। तो स्टेप नंबर 4 आ गया मेरे पास। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। मेरे कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ? तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू मेरी इतनी सेल्स का नुकसान हुआ मल्टीप्लाई बाय मैंने जो जीपी रेट ऊपर निकाली। जीपी रेट ये कौन सी है जो मैंने स्टेप, ये लीजिए, मेरे पास ये पता लग गया कि भैया आग लगने की वजह से मेरे जो बिजनेस का नुकसान हुआ, उस नुकसान की वजह से मेरे इतने प्रॉफिट का नुकसान हो गया। भाई ये कौन है 42E0C85D? इस नाम से कौन है भाई? बताइए। 42E0C85 चला गया। आइए, तो ये लीजिए आपके पास स्टेप नंबर 4 आ गई, विच इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब यहां तक आकर मैं कहां पहुंच गया? लॉस ऑफ प्रॉफिट पर पहुंच गया। अच्छा ठीक है, नाम से रखा करो आप लोग अपने, ताकि पता तो रहे भी कौन कौन आया क्लास में। आ जाओ, अब एक और समस्या आ गई, और वो समस्या आई एवरेज क्लॉज की। अब ये एवरेज क्लॉज यहां कैसे लगाएंगे? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। अब मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि कहीं मैंने गलत प्रॉफिट का इंश्योरेंस तो नहीं करवा रखा। यानी मेरा प्रॉफिट बनता तो ज्यादा था, लेकिन मैंने गलत तरीके से क्या निकाल रखा है? प्रॉफिट का इंश्योरेंस। तो उसके लिए अब हमारे पास कुछ नई स्टेप अप्लाई हो। सुनना ध्यान से, पहले मैं स्टेप लिखवाऊंगा तब आपको वो समझ आएंगी। तो आप अभी कोई क्वेरी नहीं लेंगे, केवल स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 5 लिखो। कैलकुलेट एडजस्टेड एनुअल सेल्स। कैलकुलेट एडजस्टेड एनुअल सेल्स। मैं फिर बोल रहा हूं, नो क्वेरी। मैं आपको स्टेप 5 और 6 दोनों समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इसकी नोटिंग करेंगे, तब आपको वो समझ आएगा। कैलकुलेट एडजस्टेड एनुअल सेल्स कैसे निकालूंगा? सबसे पहले लो एनुअल सेल्स। सर जी यहां एनुअल सेल का मीनिंग क्या है? सेल्स ऑफ 12 मंथ्स।
sales of 12 months just preceding to date of fire. एनुअल सेल्स लूंगा, एनुअल सेल्स लूंगा, वो सेल होगी आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीने की सेल। ध्यान से सुनना, जिस दिन आग लगी उससे जस्ट पहले के 12 महीने की सेल ढूंढनी पड़ेगी मुझे, और उस सेल को मैं क्या बोलूंगा? एनुअल सेल बोलूंगा। और उसमें प्लस माइनस इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज एज पर ट्रेंड। अगर उस सेल्स में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है तो उसे भी मैं एडलेस कर दूंगा, और ये मेरे पास आएगी एडजस्टेड एनुअल सेल्स। ये मेरे पास आएगी एडजस्टेड एनुअल सेल्स, और फिर एक और स्टेप लगेगी, स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स। अब हम एडजस्टेड एनुअल सेल्स पर प्रॉफिट निकाल लेंगे, दैट इज एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेट। जो एडजस्टेड एनुअल सेल्स मैंने निकाली स्टेप नंबर 5 में, इनटू जीपी रेट मैंने निकाली हुई है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 5 की एडजस्टेड एनुअल सेल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टेप 3 की जीपी रेट से, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स। अब एक लाइन और सुनना पहले, ये जो प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स है, मैं इसे कंपेयर करूंगा पॉलिसी के अमाउंट से और देखूंगा क्या मैंने अपने पूरे प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवा रखा है, या मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी इस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स से कम है। लिसन वेरी केयरफुली, मैं पॉलिसी को, जो कौन सी पॉलिसी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है, उसको कंपेयर करूंगा प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स से, और ये देखूंगा कि क्या मेरी पॉलिसी इस प्रॉफिट को कवर कर रही है या नहीं। अगर मेरी पॉलिसी इस प्रॉफिट को कवर कर रही है जो मैंने स्टेप 6 में निकाला, इसका मतलब मेरे ऊपर कोई एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, और मेरा जितना नुकसान मैंने स्टेप 4 में निकाला है मुझे उस पूरे अमाउंट का क्लेम मिल जाएगा।
फिर सुनना, लिखवाऊंगा मैं सब चीजें, लेकिन मेरी बात को सुनना। मैं पॉलिसी के अमाउंट को कंपेयर करूंगा प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स से, और ये देखूंगा कि क्या मेरी पॉलिसी इस प्रॉफिट को कवर कर रही है। अगर हाँ मेरी पॉलिसी इसको कवर कर रही है तो मेरा जितना लॉस ऑफ प्रॉफिट आया है पूरे का क्लेम मिल जाएगा। और अगर मेरी पॉलिसी इसको कवर नहीं कर रही है, अगर मेरी पॉलिसी इसको पूरी तरह से कवर नहीं कर रही है, तो मुझे पूरा क्लेम नहीं मिलेगा और मेरा क्लेम प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो ये जो स्टेप 5 और 6 है ना, ये केवल इसलिए लगानी पड़ी ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि क्या एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा। अदरवाइज इन स्टेप की कोई रेलेवेंसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट का नुकसान आया वो तो ऑलरेडी आ चुका है। जो मेरा प्रॉफिट का नुकसान है वो तो ऑलरेडी आ चुका है। बस मुझे अब ये देखना है क्या मुझे इस पूरे लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम मिलेगा, या जितना लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है उसमें से मुझे प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। और इसको देखने के लिए मुझे स्टेप 5 और स्टेप 6 लगानी पड़ेगी। और स्टेप 5 और स्टेप 6 से मुझे पता लगेगा कि क्या मेरे ऊपर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। बोलो, यहां तक की बात समझ आ गई? अब बात दिमाग में ये आती है, देखो वैसे तो क्या होगा, प्रैक्टिकली तो आपको इन्हीं फॉर्मेट पर इसी स्टेप्स पर चलना है। अब थोड़ा सा सोचो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी, सुनना। जानते हो आपका ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट आया ना, ये तो केवल इंडेमिनिटी पीरियड का आया कि नहीं आया, यानी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। और पॉलिसीज जो ली जाती है ना वो एनुअल ली जाती है हमेशा। आप खुद सोच के देखो, मान लो मैंने 80,000 की पॉलिसी ली। ध्यान से सुनना, बिल्कुल सुनो, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूं मैंने 80,000 के प्रॉफिट की पॉलिसी ली है। जानते हो इंश्योरेंस कंपनियां जब इंश्योरेंस करती हैं तो प्रीमियम साल भर का लेती हैं। आप इंश्योरेंस प्रीमियम जो देते हो वो साल भर के हिसाब से देते हो कि नहीं देते हो? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया ना कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपके 80,000 के ईयरली प्रॉफिट को कवर किया हुआ है। यस सर। वापस सुनना, आपने साल भर की पॉलिसी ली, अगले साल फिर प्रीमियम देते हो आप। एक बार के प्रीमियम से 1 साल की रिस्क कवर होती है। मेरे हिसाब से ये बात आप सबको पता होगी इंश्योरेंस की। अगर आप कोई भी एक्सीडेंटल फायर इंश्योरेंस करवाते हो तो 1 साल के प्रीमियम से 1 साल की रिस्क कवर होती है। अगले साल की रिस्क को कवर करने के लिए यू हैव टू पे प्रीमियम अगेन। सर प्रीमियम में तो इंस्टॉलमेंट पे होती है। अरे बात समझे नहीं, प्रीमियम इंस्टॉलमेंट में होता है बट इंस्टॉलमेंट निकलता तो एनुअल प्रीमियम का ही है ना। हाँ आपकी पॉलिसी तो साल भर की होती है। आप कभी ऐसी पॉलिसी लेते हो कि 3 महीने की ही पॉलिसी ले रहा हूं बस मैं? नहीं सर, एनुअली लीजिए। पॉलिसीज क्या होती हैं वो समझो। आपका प्रीमियम के पेमेंट में आपको सुविधा मिलती है कि आप प्रीमियम मंथली दे सकते हो, आप प्रीमियम क्वार्टरली दे सकते हो, आप प्रीमियम सेमी एनुअली दे सकते हो। बट वो जो प्रीमियम कैलकुलेट हुआ होगा वो पर ईयर की रिस्क पर कैलकुलेट होता है आपका। पेमेंट आप कैसे कर रहे हो मेरी बात वो नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने जो प्रीमियम दिया होगा वो उस पूरे साल की रिस्क को कवर करने के लिए दिया होगा या नहीं दिया होगा? दिया होगा। यस दिया होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने 80,000 के एनुअल प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाया और मेरा 4 महीने डिसलोकेशन पीरियड रहा और मेरा लॉस हुआ 30,000 का। अब आप तो इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाओगे कि यार मैंने तो 80,000 की पॉलिसी ली है और आप 30,000 का ही तो नुकसान हुआ है, मुझे पूरा दे दो। बोलोगे कि नहीं बोलोगे जाके? यस सर। आप इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोलोगे ना कि भाई 80,000 की पॉलिसी ली है मैंने और मेरा नुकसान तो 30,000 ही हुआ, तो तुम पूरा दो ना यार, अब कौन सा प्रोपोर्शनेट। फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको समझाएगी, बोले देखो तुमने 80,000 की पॉलिसी ली है, वो तुम्हारे एनुअल प्रॉफिट की पॉलिसी है और ये 30,000 तो 3 महीने का ही है ना। हाँ सर, वो पूरे एक साल का है। हाँ ठीक है। सुनो
सुनना बहुत ध्यान से, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि पहले एक काम करो, ये चेक तो करो तुम्हारे पिछले 12 महीने का प्रॉफिट बनता कितना है, फिर तुम देखो कि तुमने पॉलिसी 80,000 की ली केवल, इससे कंपेयर नहीं कर सकते तुम। क्यों? तुमने जो 80,000 की पॉलिसी का प्रीमियम किया वो 12 महीने के लिए किया है, याद है तुम्हें? तुमने वो 12 महीने की रिस्क को कवर किया और उस 12 महीने में तो तुम्हारा प्रॉफिट 1,20,000 बन रहा है। ये निकाला है मैंने 5th और 6th स्टेप में। 12 महीने की जो पॉलिसी ली उस 12 महीने का प्रॉफिट बनता है 1,20। अब आप कंपेयर करो, आपने 1,20 के प्रॉफिट के बजाय 80 के प्रॉफिट को इंश्योर्ड करवाया, तो आपका प्रॉफिट का जो नुकसान हुआ, क्या मैं पूरा दे दूं तुम्हें या मैं तुम्हें प्रोपोर्शनेट दूं? बताओ बताओ भाई सभी जने, क्या लॉजिक समझ आ रहा है? मैंने ये स्टेप क्यों लगाई? सर 80,000 तो पॉलिसी का करवाया ना, मतलब अपन ने 80,000 की प्रॉफिट पॉलिसी ली है मैंने। व्हाट डज इट मीन? मैंने 80,000 की रिस्क को ही तो कवर किया ना। हाँ जबकि मेरा प्रॉफिट 1,20 बनता है हर साल। हाँ सर, तो मैंने पूरे का इंश्योरेंस करवाया या अंडर इंश्योरेंस करवाया? अंडर इंश्योरेंस है। तो अंडर इंश्योरेंस करवाया, तो अब मुझे जो 30,000 का लॉस हुआ उसको भी तो प्रोपोर्शनेटी देगी कंपनी, मुझे पूरा कैसे दे देगी? हाँ सर। आप एक चीज समझो, कभी भी इस बात को दिमाग में मत लाओ कि यार मैंने पॉलिसी 80 की ली थी और 30 का नुकसान हुआ तो पूरा दे दो। सर वो टाइम पीरियड तो सेम कंपेयर करें ना। बिल्कुल, इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि पहले ये तो देखो कहीं तुम अंडर इंश्योर्ड तो नहीं हो। अगर तुम अंडर इंश्योर्ड हो तो तुम्हें पूरा क्लेम कैसे दे सकता हूं मैं? बोलो, कुछ कुछ बातें बैठी क्या दिमाग में? हाँ सर। यस समझ रहे हो सर। ये स्टेप 5 और 6 क्यों लगानी पड़ रही है? वरना हर कोई आके खड़ा हो जाएगा कि मेरी पॉलिसी तो मैंने 2 लाख की ली हुई है, मेरा क्लेम तो 80 बन रहा है, पूरा दे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भाई तूने जो 2 लाख की पॉलिसी ली वो एनुअल प्रॉफिट की ली है, तो पहले चेक तो करने दे तूने एनुअल प्रॉफिट को 100% इंश्योर्ड करवाया है कि नहीं करवाया है। अगर तूने एनुअल प्रॉफिट को 100% इंश्योर्ड करवाया तो तेरा जितना नुकसान हुआ हम तुझे 100% क्लेम दे देंगे। और अगर तूने एनुअल प्रॉफिट का 100 न करवाकर लेस देन 100 करवाया तो तुझे उतना ही प्रोपोर्शनेट क्लेम देंगे जितना तूने इंश्योरेंस करवाया है। सर हाँ जी। सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अगर अपन स्टेप 6 में अपन एक तरह का एक्चुअल प्रॉफिट ही अपन वो निकाल रहे हैं, है ना? हाँ है ना? और स्टेप 4 में अपन लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ तो फिर 2 प्रॉफिट हो गए। 2 प्रॉफिट कहाँ हो गए? एक तो सर स्टेप 4 में हो गया जिसका अपन को लॉस हुआ है। तो लॉस का क्लेम तो लॉस का ही मिलेगा ना, बट ये तो देखो कि क्लेम पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके अच्छा लिए आप सुनो सुनो, आपको ये देखना है कि जितने का लॉस हुआ उतना क्लेम मिलेगा कि नहीं। उसके लिए ये चेक करो, आप साल भर का प्रॉफिट इतना बनता था, इसकी पॉलिसी ली है आपने? हाँ सर आ गया, मतलब स्टेप 6 से तो पॉलिसी का अमाउंट कंपेयर करेंगे और फिर जो बिल्कुल लॉस ऑफ प्रॉफिट है उससे वो क्लेम अमाउंट निकलेगा, उससे क्लेम निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा यहां तक की बात को और अच्छे से आज एक बार आप समझना। देखो हालांकि देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको डायरेक्टली फटाफट फटाफट सारा डेटा गिवन होगा, आपको केवल और केवल स्टेप्स लगा के क्लेम पर पहुंचना है। बट मैंने आपको स्टेप्स के लगाने का एक रीजन देना चाहा बस, कि भाई आपके दिमाग में बैठे कि भाई ये पॉलिसियां चल क्यों रही हैं। अदरवाइज फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप 1 से लगते चलो 2 3 4 5 6 स्टेप्स का सारा डेटा गिवन होगा, आपको बस स्टेप्स लगानी है, आपके पास ऑटोमेटिकली क्लेम अमाउंट आ जाएगा।